आओ बच्चों देखो, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन। गैसियस स्टेट के लिए बोला था गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे, लेकिन अरे गैसियस स्टेट थोड़ा सा बड़ा है, कंसंट्रेशन एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ेगा कई जगह पर, इससे पहले कंसंट्रेशन पढ़ा रहे हैं। इसके बाद गैसियस स्टेट शुरू करेंगे, ठीक है ना, या इसके बाद स्टोइकियोमेट्री शुरू कर देंगे, वो भी छोटा है, और उसके बाद गैसियस स्टेट पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। पढ़ना तो सभी कुछ है, ये सब बेसिक चीजें हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे इधर, जब भी तुम किसी दो चीज को मिलाते हो, जैसे ए और बी को मिलाओ तो बनता है मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर का जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लो वाटर तुमने लिया, वाटर लिक्विड है, इसमें अगर हम लोग शुगर मिला दें, शुगर सॉलिड होती है ना चीनी, थोड़ा सा देर घोल दो, घोलने के बाद जब तुम इसको देखोगे तो तुम ये नहीं बता पाओगे कि कहां पर चीनी है और कहां पर पानी है, तुमको देखने में बस लिक्विड दिखाई देगा। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें हमको सिर्फ एक फेज, एक फिजिकल स्टेट दिखाई दे, या तो सिर्फ लिक्विड दिखाई दे, या तो सिर्फ गैस दिखाई दे, या तो सिर्फ सॉलिड दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे यहां पर हमको सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा हम एग्जांपल अपना बदल लें, वाटर ले लें, वाटर लिक्विड, और इसमें सैंड मिला दें, बालू मिला दें, जितना देर तक चाहे घोलते रहो, लेकिन जब छोड़ोगे तुम तो नीचे की तरफ तुमको सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे बैठे हुए। पानी साफ होना चाहिए, गंदा पानी ले लो, तुम कहोगे नीचे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो एक अलग बात है। साफ पानी होगा, नीचे की तरफ सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, और ऊपर तुमको क्या दिखाई देगा, वाटर। मतलब तुम बता सकते हो कि यहाँ लिक्विड है, वाटर है, और यहाँ पर सॉलिड है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें दो फेज दिख रहा है, लिक्विड और सॉलिड दिख रहा है, या लिक्विड और गैस दिखे, या गैस और सॉलिड दिखे, दो फेज, दो फिजिकल स्टेट दिखे, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमारे सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन है, इसलिए हम लोग दो फेज की बात कर रहे हैं, तीन फेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। कोई पूछ सकता है कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों दिख जाए, भाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं, पूछेगा ही। तो जितने भी होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर देखो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो अब इसमें भी दो केस हैं। केस वन में जैसे मान लो ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, ऐसा हो सकता है ना कि दो अलग अलग फिजिकल स्टेट की चीजों को मिलाया जाए, जैसे यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड को मिलाया गया। तो मान लो ए का फिजिकल स्टेट P1 है और बी का फिजिकल स्टेट P2 है। सोल्यूशन में तो कोई एक ही फिजिकल स्टेट होगा, या तो P1 होगा या तो P2 होगा। मान लो सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट P1 आ गया, तो जिन दो चीजों को मिलाया गया है उसमें से जो चीज सोल्यूशन के जैसी होगी, जैसे ए और बी में कौन सोल्यूशन के जैसा है, ए, तो ए हो जाएगा सॉल्वेंट और बी हो जाएगा सॉल्यूट। केस टू, ए और बी को मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए। जैसे एयर है, हवा, हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, H2S गैस होती है, सब गैस होती है। तो इसका भी फिजिकल स्टेट P1, इसका भी फिजिकल स्टेट P1, इसका भी P1, सब कुछ एक जैसा है। तो ऐसे केस में अमाउंट देखते हैं, ए का अमाउंट WA, बी का अमाउंट WB। If WA is greater than WB, then A will be solvent and B will be solute। मतलब जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा।
तो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि भाई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सल्यूट मिलाया गया है, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन पर जाने के पहले हमको सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सल्यूट के बारे में पता होना चाहिए। फिर से सुन लो, जब भी किसी दो चीज को मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस जिसमें एक फेज होगा, जैसे ये एग्जांपल है। हेट्रोजेनस जिसमें दो फेज होगा। अब सोल्यूशन में एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो जो चीज केस वन, जब दो अलग अलग फिजिकल स्टेट की चीजों को मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन के जैसा होता है वो सॉल्वेंट, दूसरा वाला सल्यूट। जैसे शुगर और वाटर को मिलाएं तो जो सोल्यूशन बना वो लिक्विड है। शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सोल्यूशन के जैसा कौन है? वाटर। तो वाटर हो जाएगा क्या? सॉल्वेंट, और शुगर हो जाएगा सल्यूट। लेकिन जब दोनों एक जैसी फिजिकल स्टेट की चीजों को मिला दें, मतलब दो लिक्विड, दो सॉलिड या दो गैस को मिला दें, तब जो चीज ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट, जो चीज कम होगी वो सल्यूट। जैसे एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो अगर तुमसे पूछा जाए एयर में सॉल्वेंट कौन है, तो तुम बोलोगे नाइट्रोजन, और बाकी जो भी गैसेस हैं वो सब क्या है? सल्यूट। ठीक है ना? लिखो, इतना इतना लिखो पहले। जल्दी लिखें सभी लोग इसको। जिसका जिसका हो जाएगा हैंड रेस करेंगे। फिर से एक बार सुन लो, जब भी किसी दो चीज को मिलाते हो बनता है मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जिसमें एक फेज होता है, हेट्रोजेनस जिसमें दो फेज होता है। होमोजेनस मिक्सचर को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो चीज होती है, सल्यूट और सॉल्वेंट। अब जब जैसे मान लो तुमने ए और बी को मिला करके सोल्यूशन बनाया, तो ऐसा हो सकता है ना दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो। जैसे ए का फिजिकल स्टेट P1, बी का P2, तो सोल्यूशन का इन दोनों में से कोई एक होगा, हमने P1 मान लिया। तो इन दोनों में से जो चीज सोल्यूशन के जैसी है, जैसे ए सोल्यूशन के जैसा है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट और बी को बोलेंगे सल्यूट। ऐसा भी हो सकता है कि दो सेम फिजिकल स्टेट की चीजें हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि सॉलिड और लिक्विड को मिलाओ
तो गैस बन जाए, ऐसा नहीं है अगर टेम्परेचर वगैरह सेम है तो दोनों का फिजिकल स्टेट एक जैसा हो जाए, दो लिक्विड को मिला दो, दो सॉलिड को मिला दो, दो गैस को मिला दो, तब अमाउंट देखते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट। ठीक है, ये बात हुई बेसिक सोल्यूशन की। अब फिर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलें। जिसका जिसका हो गया हैंड रेस करें, सभी लोग हैंड रेस करें भाई, 2 मिनट का और समय ले लो, जल्दी करो। आओ देखो, अब हमको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है भाई। कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यूज करेंगे। एकदम आसान है, अभी देखो तुरंत तुमको याद हो जाएगा कंसंट्रेशन का टर्म का फॉर्मूला, तुरंत याद होगा। हम लोग कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी के बारे में, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेट बाई वेट परसेंट। एक बात क्लियर कर दें, फिजिक्स में वेट और मास दो अलग चीजें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में जी से मतलब नहीं होता है, इसलिए हम लोग वेट बोलो या मास बोलो एक ही बात है। कई जगह मास बाई मास परसेंट लिखा रहता है, कई जगह वेट बाई वेट परसेंट लिखा रहता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट या मास बाई वॉल्यूम बोलो। फिर इसके बाद 6 नंबर पर आएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक ना। फिर 7th नंबर पर आएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। फिर और आएगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इस तरह से और आएगा। तो हम लोग टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सुनेंगे ध्यान से जो बोलने जा रहे हैं। सुनो इधर, हमारे पास एक चीज है सल्यूट, एक चीज है सॉल्वेंट और एक चीज है सोल्यूशन। ये 3 चीजें हमारे पास, सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सोल्यूशन बनाता है। हमारी जरूरत किस किस चीज की है, हमको सल्यूट के मास बोलो या वेट बोलो, केमिस्ट्री में एक ही बात है, वेट की जरूरत पड़ सकती है, हमको सल्यूट के मोल की जरूरत पड़ सकती है और सल्यूट के वॉल्यूम की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हमको सल्यूट का वेट लिखना होगा तो वेट ऑफ सल्यूट, इतना लंबा लिखने के बजाय वेट के लिए W और सल्यूट के लिए B लिखेंगे, WB लिखा है, इसका मतलब वेट ऑफ सल्यूट। NB लिखा है मतलब मोल ऑफ सल्यूट। VB लिखा है मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। इसी तरह से सॉल्वेंट के वेट की जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट के मोल की जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट के वॉल्यूम की जरूरत तो नहीं पड़ती है, पड़ती नहीं, कोई कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं आता है। तो वेट के लिए W, मोल के लिए N और वॉल्यूम के लिए V। सॉल्वेंट का वेट WA, सॉल्वेंट का मोल NA, सॉल्वेंट का वॉल्यूम VA, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से सोल्यूशन का वेट W, सोल्यूशन का मोल N, सोल्यूशन का वॉल्यूम V।
सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, सोल्यूट के लिए बी लिखेंगे हर जगह, सॉल्वेंट के लिए हर जगह ए लिखेंगे, सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग अपनी तरफ से ये सिंबल्स यूज करेंगे जिससे हमको हर बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक, कोई ये ऐसा कोई मतलब जनरल टर्म नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, बस ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को हर बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। अब और देखो कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे याद करना है, सुनो ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हर जगह लोग, तुम कहीं भी पढ़ो, कोई किताब पढ़ो या कहीं भी तुम पढ़ोगे ना, तो तुमको लोग याद कराएंगे कंसंट्रेशन टर्म, याद कर लो, एकदम सिंपल है, तुरंत याद हो जाएगा। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसमें ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में हमेशा सल्यूट लिखते हैं। न्यूमरेटर में हमेशा क्या लिखते हैं? सल्यूट। सल्यूट की तीन चीज हो सकती है, सल्यूट का वेट या सल्यूट का मास, सल्यूट का मोल, सल्यूट का वॉल्यूम। इन तीन में से कोई एक चीज न्यूमरेटर में लिखेंगे। कौन सी चीज लिखेंगे वो भी बता रहे हैं। जब भी कंसंट्रेशन टर्म तुम बोलोगे तो तुम देखो कंसंट्रेशन टर्म किस नाम से शुरू हो रहा है। या तो मोल, शुरुआत में मोल आ रहा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, या वेट आ रहा होगा, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। स्ट्रेंथ में ग्राम पर लीटर। ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। मास बोलो या वेट बोलो हमारे लिए एक ही बात है, फिजिक्स में अलग अलग है। फिजिक्स में मास मतलब m होता है और वेट मतलब mg होता है। तो क्यों हम केमिस्ट्री में मास को भी m बोलते हैं और वेट को भी m बोलते हैं, m या w एक ही बात है। तो पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। देखो मोलैरिटी, नंबर ऑफ, किससे शुरू हो रहा है? मोल से। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स। किसका मोल? सल्यूट का, क्योंकि ऊपर हमेशा सल्यूट लिखते हैं। अभी बताएंगे नीचे क्या लिखते हैं। मोलैलिटी, ये भी मोल से शुरू हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ऊपर हमेशा सल्यूट लिखते हैं भाई। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। वेट बाय वेट परसेंट, वेट ऑफ सल्यूट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यहां इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। इसको छोड़ दो, अभी इसको लिख लेंगे। तो देखो एकदम याद नहीं रखना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि ऊपर क्या लिखना है, सल्यूट लिखना है। तीन चीज, सल्यूट का मोल, सल्यूट का वेट या सल्यूट का वॉल्यूम। वेट बोलो या मास बोलो, ठीक है। क्या लिखोगे, कहां मोल लिखोगे, कहां वेट लिखोगे, कहां वॉल्यूम लिखोगे, वो तो कंसंट्रेशन टर्म के नाम से पता चल जाएगा। मोलैरिटी, मोल से शुरू हो रहा है, मोल लिखेंगे। मोलैलिटी, मोल से शुरू हो रहा है, मोल लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल से शुरू हो रहा है, मोल लिखेंगे। वेट बाय वेट परसेंट, वेट से शुरू हो रहा है, वेट लिखेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट से शुरू हो रहा है, वेट लिखेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम से शुरू हो रहा है, वॉल्यूम लिखेंगे। ऊपर हमेशा सल्यूट लिखेंगे, नीचे हमेशा क्या लिखेंगे? सल्यूशन। सल्यूशन का वेट, सल्यूशन का मोल या सल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, ये वॉल्यूम लीटर में होता है। मोलैरिटी को छोड़ दो, यही एक एक्सेप्शन है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं। मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ सल्यूशन। वेट बाय वेट में तो साफ दिख रहा है ना, नीचे वेट आएगा, वेट ऑफ सल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। यहां पर एक बात का ध्यान रखते हैं कि वेट को ग्राम में रखते हैं और वॉल्यूम को ml में रखते हैं, ये यूनिट का ध्यान रखते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ये पर, भाई इसका मतलब परसेंट, सेंट मतलब 100, पर 100, पर सेंट को हम पर 100 बोल सकते, तो हर 100 में निकालना है, जितने में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक ना? समझ में आया? सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट एन वी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी लीटर।
सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखते, ना ए ना बी, इसको लिखेंगे एन बी अपॉन, भाई सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा ना, एन ए प्लस एन बी। इसको लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। इसको लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन वी इंटू 100। इसको लिखेंगे वी बी अपॉन वी इंटू 100। सिंबॉलिक फॉर्मूला क्लियर है। तो ये जो है ये मोल फ्रैक्शन सल्यूट का था, ध्यान से सुनेंगे भाई। मोलैलिटी में एक एक्सेप्शन आता है, और मोल फ्रैक्शन में सल्यूट के लिए भी मोल फ्रैक्शन बोला जाता है और सॉल्वेंट के लिए भी मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। सल्यूट के लिए जब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो सल्यूट के मोल को ऊपर रख दिए और टोटल मोल को नीचे रख दिए। जब सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को नीचे तो रखना ही है भाई, Na प्लस Na। तो यहां से जब सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो आता है Na अपॉन Na प्लस Nb, ये XA हो गया, और Nb अपॉन Na प्लस Nb, XB हो गया। तो Na प्लस Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। तो यहां से मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या आता है, 1। ठीक, तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं भाई, देखो एक जनरल चीज होती है और उसमें कहां कहां पर थोड़ा बहुत चेंजेस है वो होता है। ऊपर हमेशा सल्यूट लिखोगे, सल्यूट का क्या लिखोगे, या तो मोल, या तो मास, या तो वॉल्यूम, मास बोलो या वेट बोलो। नीचे हमेशा सोल्यूशन लिखोगे। मोलैलिटी एकमात्र ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे की तरफ सोल्यूशन नहीं आकर के सॉल्वेंट आता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सल्यूट के मोल को Nb और सॉल्वेंट के वेट को WA इन केजी लिख लो। ये कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे 6, 3 अभी और बचा है, बता रहे हैं वो भी। इतना लिखो पहले, जल्दी से लिखो इतना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम थोड़ा सा कोने में हो गया ना, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। देखो यहां लिखना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, VB अपॉन V इंटू 100। जल्दी से लिखें इसको। कहीं कोई किताब उठा करके तुम देख लो, जितनी भी मार्केट में बुक्स आती हैं, इतने सिंपल तरीके से कहीं भी तुमको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एकदम सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है याद करने का। क्योंकि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं भाई फॉर्मूला तुम याद रखो तब हम क्वेश्चन करा पाएंगे, लेकिन फॉर्मूला इतना सारा होता है, कितना याद रखोगे। जल्दी से लिखें इसको भाई। इस टॉपिक में हम तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो तुमको कहीं मिलेंगी नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम सिंपल से सिंपल तरीका जो हो सकता है।
इंटू 100 है ना, ये थोड़ा क्लियर कर दे। ध्यान रखना भाई, परसेंट था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने में निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लिखो, जल्दी से लिखो, जिसका जिसका हो जाएगा वो लोग हैंड रेस करेंगे, जिसका जिसका हो जाएगा वो लोग हैंड रेस करेंगे।
हर्ष, मोलैरिटी या जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमेशा सोल्यूशन के लिए होता है। मोलैरिटी का मतलब ही होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल तुमने सल्यूट का मिलाया है, ठीक है ना। तो वो सल्यूट के लिए होगा या पूरे सोल्यूशन के लिए होगा, इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उस सोल्यूशन में तुमने 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सल्यूट मिलाया है, ये मोलैरिटी है। अब इसमें तुम कहोगे यहाँ तो सोल्यूशन नहीं है, तो लेकिन जब सॉल्वेंट में तुमने सल्यूट को मिला दिया तो सोल्यूशन तो अपने आप बन गया, बस वो लिखने का तरीका अलग है। तो ये सारी चीजें सोल्यूशन के लिए ही है। और सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों है, या तो तुम कहीं सोल्यूशन लिखो या सॉल्वेंट लिखो या सल्यूट लिखो, अलग से किसी एक चीज का मतलब थोड़ी ना है इसमें, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक, अब देखो 6 हो गया ना, 7वां कंसंट्रेशन टर्म। अब इसको यहाँ से मिटा देना है, यहाँ लिख लेना है हम लोग 7वां कंसंट्रेशन टर्म, 7, 8, 9, यहाँ 3 लिख लेंगे लाइन से। देखो 7 कंसंट्रेशन टर्म यहाँ लिख रहे हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो स्ट्रेंथ से नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि क्या चीज आएगी, लेकिन जो ग्राम पर लीटर यूनिट है इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या लिखना है। जैसे ग्राम यूनिट होता है मास का, केमिस्ट्री में मास और वेट एक जैसी चीज है, और लीटर यूनिट होता है वॉल्यूम का। मतलब इसमें ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए, वेट, वेट ऑफ सल्यूट, क्योंकि ऊपर तो हमेशा सल्यूट लिखा जाता है, और नीचे की तरफ क्या आना चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में, ये ग्राम में। सिंबॉलिक फॉर्म में डब्ल्यू बी इन ग्राम अपॉन वी इन लीटर। 7वां हो गया। 8वां कंसंट्रेशन टर्म देखो, 8वां कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। तो देखो इसको भी समझो, अगर पर मिलियन को छोड़ दो तुम, सिर्फ पार्ट्स लो, तो पार्ट्स वेट बाय वेट के बराबर होता है। पार्ट्स और वेट बाय वेट एक ही चीज है। मतलब पार्ट्स की जगह तुम लिख सकते हो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, पर मिलियन, यहां पर क्या था, पर सेंट, पर सेंट था तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंट मतलब 100, पर मिलियन है तो मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो, मिलियन मतलब 10 टू दी पावर 6, पार्ट पर मिलियन हो गया। 9th कंसंट्रेशन टर्म देखो, इसको यहां लिख लेना, एनबी अपॉन डब्ल्यू ए इन के। 9th कंसंट्रेशन टर्म यहां लिख रहे हैं, देखो पार्ट पर बिलियन, शॉर्ट में पीपीबी। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, और बिलियन है तो बिलियन से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू दी पावर 9। सिंपल। सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखोगे तो ये आएगा सिंबॉलिक फॉर्म में डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 10 टू दी पावर 6, और ये आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है ना। लिखो 7th 8th और 9th कंसंट्रेशन टर्म लिखो, 7th 8th और 9th कंसंट्रेशन टर्म लिखो जल्दी से। इतना लिख लो अभी, लिखो मोल फ्रैक्शन एक बार एक्सप्लेन कर देना है विशाल। विशाल मोल फ्रैक्शन अभी एक्सप्लेन कर देना है, इसको लिख लो पहले।
हो गया भाई, किसका किसका हो गया? सबका नहीं हुआ? सबका नहीं हुआ अभी? विशाल देखो, मोल फ्रैक्शन एक बार फिर से समझो। मोल फ्रैक्शन में हम सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जिस चीज का मोल फ्रैक्शन तुमको लिखना है, मान लो सल्यूट का लिखना है, तो जिसका लिखना है उसके मोल को ऊपर रखोगे, सोल्यूशन के टोटल मोल को नीचे रखोगे। अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सल्यूट के मोल को ऊपर लिखना, सॉल्वेंट का लिखना है तो सॉल्वेंट के मोल को ऊपर लिखना। ठीक है ना? मतलब मोल फ्रैक्शन सल्यूट, कितना सल्यूट सोल्यूशन में है इसके लिए भी निकाल सकते हो, और कितना सॉल्वेंट सोल्यूशन में है इसके लिए भी निकाल सकते हो। बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें जनरली हम लोग सोल्यूशन में कितना सल्यूट है इसकी बात करते हैं, मोलैलिटी में सॉल्वेंट में कितना सल्यूट है इसकी बात करते हैं। क्लियर है विशाल? विशाल मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ? दिव्यांश, पूरे 9 टर्म्स को कलेक्टिवली कंसंट्रेशन टर्म्स बोलेंगे, वही तो टॉपिक का नाम है, कंसंट्रेशन टर्म्स। विशाल मोल फ्रैक्शन तुमको क्लियर हुआ? अब देखो, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर बदलने पर बदलेगा, या कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर बदलने पर नहीं बदलेगा। दूसरे शब्दों में, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना है, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन सा डिपेंड करेगा? देखो, मोलैरिटी, वॉल्यूम आ रहा है, मोलैलिटी में नहीं आ रहा है, नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, नहीं करेगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम आ रहा है। स्ट्रेंथ, वॉल्यूम आ रहा है। पार्ट्स पर मिलियन में वॉल्यूम है नहीं, पार्ट्स पर मिलियन में वॉल्यूम नहीं है। तो जो 9 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने लिखे हैं उसमें से 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नोट डाल करके यहां पर लिख रहे हैं, द कंसंट्रेशन टर्म्स इन विच वॉल्यूम इज अपीयरिंग डिपेंड्स ऑन temperature. The concentration terms in which volume is appearing depends on temperature. ठीक, अब चलो इसके आगे चलते हैं। ये हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स। तो देखो, आज तुमको बताया सोल्यूशन क्या होता है, सल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, और 9 कंसंट्रेशन टर्म्स बताए हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म नहीं बताया है, नॉर्मेलिटी, वो जब वॉल्यूमेट्रिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है ना? आओ क्वेश्चन करते हैं। देखो, 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 is dissolved in water to make 100 ml solution. If density of solution is
0.9 ग्राम पर ml. Calculate molarity of solution, molality of solution, mole fraction of urea, weight by volume percent. चलो ये चार चीज निकालो, करो एक बार तुम ट्राई करो, फिर हम बताएंगे कैसे करना है. एक बार ट्राई करो, देखें किसी का हो पाता है क्या. यूरिया का फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि तुम उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सको. देखें कोई कर पाता है क्या. ट्राई करिए सभी लोग. दो लोगों का आंसर आया है भाई. मोलैरिटी एक 5.6 आया है और एक 0.006 मोल पर लीटर. बाकी और किसी का. और किसी का हुआ. और किसी का हुआ. देखो जो बताने जा रहे हैं वो सबसे फंडामेंटल चीज है, हमेशा उसी को फॉलो करो. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंसंट्रेशन के क्वेश्चन में तुम फंसोगे या तुमसे गलती होगी. क्वेश्चन में क्या पूछा है कुछ समय के लिए उसको भूल जाओ, क्या दिया है वो समझो. यूरिया सल्यूट होगा, यूरिया का मास दिया है,
WB 6 ग्राम। यूरिया का चलो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, NH2CONH2, 2 नाइट्रोजन है, 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, कार्बन 1 है 12, 1 ऑक्सीजन है 16, 32 और 28 60। अगर किसी भी चीज का हमको मास पता है तो हम मोल निकाल सकते हैं, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। ये फॉर्मूला तो क्लास 10th में सभी लोग पढ़े होते हैं, मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सल्यूट का मास अगर 6 ग्राम है तो सल्यूट का मोल हम निकाल सकते हैं, अगर मास पता है तो तुरंत ही मोल निकल जाएगा। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके 6/60 0.1 दो चीज हमको पता चल गई, दिया एक चीज था, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके हमने दूसरी चीज निकाल ली। इसके बाद सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, 100 ml को लीटर में बदलोगे तो 0.1 लीटर। ये उम्मीद करते हैं कि ml को लीटर में बदल लोगे ना भाई। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो बदल लोगे ना ml को लीटर में। और सोल्यूशन की डेंसिटी 0.9, देखो ग्राम पर ml है तो वॉल्यूम ml वाला यूज करेंगे, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है। अच्छा ये तो सभी लोग जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सोल्यूशन का मास W, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 इंटू डेंसिटी 0.9, क्योंकि ये पर ml है इसलिए ml में वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, अगर पर लीटर होता तो लीटर में वॉल्यूम यूज करते, 90 ग्राम। अच्छा फिर देखो सोल्यूशन जो है वो सल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके बना होता है। सोल्यूशन का मास 90 और सल्यूट का मास 6 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 84 ग्राम। अब इतना तो समझ ही गए होगे कि यूरिया को वाटर में मिलाओगे तो वाटर सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट का मास पता चल गया तो सॉल्वेंट का मोल निकाल लो। वाटर का मॉलिक्यूलर मास जानते हो कितना होता है, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना होता है 18। 84 को 18 से डिवाइड कर दो, Na बराबर कितना आ जाएगा 42/9, 4.36, 60, 4.66 के आसपास आ जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन में WB दिया था, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया था और डेंसिटी दिया था। वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज करके हमने सोल्यूशन का मास निकाला। अगर किसी भी चीज का मास पता है तो उसका मोल हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से सभी लोग ये फॉर्मूला पढ़े होते हैं। सोल्यूशन का मास सॉल्वेंट और सल्यूट को जोड़ करके आएगा। सोल्यूशन का पता चल चुका है हमको, सल्यूट का पता चल चुका है, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। अगर सॉल्वेंट का मास आ गया तो सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करके वाटर सॉल्वेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हमने ये देखा ही नहीं क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमारा फोकस ये सब कुछ निकालने पर है। और हम फिर कहेंगे कि जब भी कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन तुमको मिले हमेशा तुम ये सब कुछ निकालने की कोशिश करो। बस जैसे ही तुम ये निकालोगे क्वेश्चन सॉल्व करना तुरंत आसान हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। मोलैरिटी बराबर देख क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सल्यूट का मोल हम लोग निकाल चुके हैं 0.1 और सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में 0.1, मोलैरिटी कितनी आ गई 1। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सल्यूट का मोल कितना है 0.1 और सॉल्वेंट का वेट कितना है 84 ग्राम। अच्छा अगर सॉल्वेंट का वेट 84 ग्राम है तो इसको तुम 84 इंटू 10⁻³ किलोग्राम तो लिख सकते हो ना भाई। ये सब बेसिक कन्वर्जन तो जानते ही होगे तुम लोग।
84 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो 1000 से डिवाइड करोगे, यही चीज आ जाएगी। तो 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 84, तो 1000 इंटू 0.1 100 अपॉन 84, 4 से डिवाइड कर दो, 25 अपॉन 21। अब इसको सॉल्व कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इतना तो कर लोगे, सभी लोग कर लेंगे। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यूरिया सल्यूट है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो, NB अपॉन Na प्लस NB, NB 0.1 और Na 4.66 प्लस NB 0.1। सॉल्व कर लो भाई इसको, 0.1 अपॉन 4.76। अब डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखना, ये बताया था कि यहाँ सोल्यूशन का वेट ग्राम में होता है और सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में होता है। सल्यूट का वेट ग्राम में, सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में, ये बताया था। तो सल्यूट का वेट ग्राम में कितना है 6, सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना है 100 इंटू 100, 6%। आ गया, एकदम सिंपल है। हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी होती है जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमको सल्यूट का मास दिया था, हमने सल्यूट का मोल निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज करके, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्लास 10th में पढ़ते हैं हम लोग। सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml को 0.1 लीटर लिख सकते हैं। वॉल्यूम पता है, डेंसिटी दिया था, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्यूशन का मास आ गया। सोल्यूशन के मास में से सल्यूट के मास को माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का मास आ गया। भाई ये ग्राम में, किलोग्राम में 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सोल्यूशन सॉल्वेंट का मास आ गया तो सॉल्वेंट का मोल निकाल लेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास, वाटर के मॉलिक्यूलर मास 18 से डिवाइड करके सॉल्व कर लो। अब इसके बाद तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना रह गया, जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुमको। लिख लो इसको, ठीक है, इसको लिख लो। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एक क्लास में हम लोग कन्वर्जन करेंगे कि मोलैरिटी दिया है, मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो थर्ड क्लास में हम लोग बात करेंगे। इस वीक में हम लोग कंसंट्रेशन खत्म कर लेंगे और फिर देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टोइकियोमेट्री शुरू कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म करते चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बड़े चैप्टर पर आएंगे, गैसियस स्टेट। लिख लो इसको। चलो भाई, आंसर तुम लोग अपना मैच करा लो इसी से। आंसर मैच करा लो। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अभी एक क्लास में क्वेश्चन थोड़े और करा करके तब फिर तुम लोगों को होमवर्क देंगे करने के लिए। कई लोगों के आंसर सही आए हैं, कई लोगों का आंसर सही आया है। जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे।
जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। चलो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं आज की।